आर्ट एंड कल्चर में नया सेक्शन चलेंगे, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, इसी को हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं। मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग। चलिए, इसमें हम लोग खास जो पढ़ेंगे उसको हम लोग देख ले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका विकास, फिर हम लोग इसमें खास देखेंगे मधुबनी चित्रकला में दूसरा नंबर वो होगा भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला के बाद तब हम लोग देखेंगे अरिपन। अरिपन के बाद तब हम लोग देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। जल्दी से इसको डायग्राम बना लीजिए और एक एक करके हम लोग बातों को समझेंगे। मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग, विकास, भित्ति चित्रकला, अरिपन और परिवर्तन। सबके मतलब तो समझाना ही है। चलिए, अब कलम रखिए, ध्यान से समझिए, बात को ध्यान दीजिए तो लाइन क्लियर होगा। भित्ति चित्रकला में भी दो पार्ट हम लोग देखेंगे, एक हम लोग खास देखेंगे कोहबर और दूसरा नंबर देखेंगे गोसनी घर की सजावट। देखिए, इसमें है क्या, बढ़िया से समझना है। राजा जनक का नाम आप लोग सब सुने होंगे। राजा जनक हल चला रहे थे तो उनके हल से एक घड़ा टकराया और उस घड़ा से सीता वही घड़ा में थी, तो राजा जनक सीता को अपने घर में रखे, बेटी माने और उनका पालन पोषण करके राजा जनक सीता का विवाह करवाए। उस समय विवाह के लिए स्वयंवर आयोजन होता था। जो बड़े राजा होते थे, अब भारत में जनक बहुत बड़े राजा हैं, मूल रूप से नेपाल के राजा। जहां सीता मिली वो जगह खास जनकपुर है, तो वो जनकपुर नेपाल में, और जनकपुर नेपाल में है और हल उल चला रहे थे सीतामढ़ी, तो वो देख लो वो बिहार के सेक्टर में है। तो हम लोगों को ये समझना है कि नेपाल के सेक्टर से पूरे नेपाल का पश्चिमी भाग और बिहार का उत्तरी भाग, नेपाल का दक्षिण और बिहार का उत्तर, इस पूरे बेल्ट में राजा जनक का साम्राज्य। और वहीं सीता के विवाह के लिए आप लोग सुने हो धनुष रखा हुआ है। स्वयंवर में कहा गया कि जो धनुष उठा लेंगे उन्हीं से विवाह होगा। उसी कहानी के प्रसंग में आपने देखा कि राम उस धनुष को उठा लेते हैं और सीता और राम के विवाह का तैयारी शुरू हो जाता है। तैयारी इस प्रकार है कि राम के चारों भाई जो है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबकी शादी नेपाल में ही है। चारों भाई की शादी की फुल तैयारी है, एक ही बार, ये एक बार में इधर उधर लेट ना हो, चारों की शादी हो जाए और चारों जनकपुर में शादी। राजा जनक जो सिरध्वज जनक है, बड़ा लोकप्रिय राजा है, तो उस समय शादी विवाह में सजाने के लिए पूरे जनकपुर के जनता एकदम एक्टिव। जैसे मुखिया जी के यहाँ अगर शादी ब्याह है तो रास्ते में जिसका घर है वो भी थोड़ा पानी छिटके मार देता है कि ना भाई जब मुखिया जी के हम लाइन में रहे कि ना अच्छा आदमी। तो उसी प्रकार पूरे जनकपुर की सफाई है, पूरे जनकपुर में सजाया जा रहा है। उस समय डेकोरेशन डीजे वाला तो है नहीं, उस समय जैसे सजावट है नेचुरल, और उसी सजावट में जितने भी घर हैं सब लोग अपने घर के बाहर एक रंगोली बनाए हुए हैं। उस रंगोली को ही हम लोग अरिपन कहते हैं। रंगोली का ही नाम अरिपन है, आप लोग भी देखे होंगे रंगोली बनते हो। अब रंगोली बन गया। दूसरा, जब शादी विवाह होगा तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुल देवता। जितने भी लोग हिंदू धर्म में है सबके कुल देवता है, तो शादी विवाह में कुल देवता को अवश्य गोल लगना होता है कि भाई कुल देवता का पैर जरूर छुई। तो अब कुल देवता का जो घर है उनके रूम में भी थोड़ा पेंटिंग हो जाएगा, क्योंकि शादी विवाह का बात वो भी थोड़ा सजेगा। तो कुल देवता का जो रूम सजेगा उसको गोसनी घर की सजावट कहते हैं। गोसाई टोला गोसाई जो देखते हो ना, तो ये गोसनी घर की सजावट का मतलब कुल देवता वाला रूम कैसा सजेगा। बाकी शादी जिनकी होगी तो वो दोनों लोग जहां रुकेंगे, जिस कमरे में थोड़ा देर स्टॉपेज है, उस रूम का नाम क्या है, कोहबर। तो कोहबर को भी सजाया जाएगा। तो वहां पे पहली बार ये, अब ये तुम समझ रहे हो कि सब जितने काम होंगे महिलाओं के द्वारा होंगे कि पुरुष के द्वारा। पुरुष कोहबर में क्या सजाएगा, ये महिलाओं का डिपार्टमेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि धीरे धीरे यही परिवर्तन लिखा हुआ है। आजकल पुरुष भी धीरे धीरे देखे रोजगार किधर, तो चाहे जिधर रहे मेहंदी लगाने के लिए भी पुरुष बैठ गया। देख रहा हूं ना, डिजाइन तो धीरे धीरे चेंज हो गया ना, वो भी बैठे हुए कि आइए मेहंदी मैडम लगा देते हैं, पैसा खाली निकाल। तो धीरे धीरे आज जो पहले केवल महिलाओं से चल रहे थे, आज इसमें पुरुषों की भी एंट्री। यह मिथिला के क्षेत्र के घर आंगन की कला। घर भी सजेगा, आंगन भी सजेगा। राजा जनक इस तरह का शादी विवाह किए, पूरे जनकपुर के जो लोग आए देखे कि वाह, आज घर के आंगन के आगे बहुत बढ़िया रंगोली बना हुआ। देवता रूम देखे तो वैसा ही सजा हुआ, जहां वर और कन्या दोनों बैठ रहे हैं, वो रूम में भी अलग तरह का डिजाइनिंग दीवार में है। तो जनरली लोग दूसरे के यहाँ जाते हैं तो अच्छा चीज देख के सीखते हैं। वापी किसी राजा के यहाँ जाएंगे तो कुछ देखेंगे तो सोच लेंगे कि मेरे यहाँ भी शादी होगा तो ई वाला रखेंगे, बड़ा बेजोड़ लगा। तो वही चीज करते करते शुरुआत में केवल बड़े घर में चल रहा था, शुरुआत में छोटे घर में नहीं है। ये मधुबनी चित्रकला केवल बड़े घर आने का है। कारण क्या है, इसके लिए पेंटिंग करना है तो दीवार भी तो होना चाहिए। गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहा था, तो झोपड़ी फूस में कहां पेंट करेगा। फूस उसको आइडिया है कि पेंट करना, मालूम चले दीवार ही नहीं, पेंट कहां करेगा। देवता रूम जहां रहता है वही उसका देवता रूम से लेकर भोजन रूम सब वही रूम, तो कहां पेंट करेगा। तो इसीलिए शुरुआत में रहा केवल अमीर के हाथों में, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन है कि धीरे धीरे न केवल मिथिला के पूरे क्षेत्र में बल्कि देखते देखते पूरे बिहार में। अब मिथिलावासी बिहार आए तो मालूम चला जरा शादी है तो शादी है तो अपना घर में जिस तरह की पेंटिंग की महिलाएं आई वो भी सीख गई, दूसरा जगह गए तो धीरे धीरे अभी अलग बात है कि इनके जो कोहबर के सजावट है थोड़ा अलग। इनके गुण को आपको समझना है, सीखना है। यह जस्ट एक लोक चित्रकला है, लेकिन इस लोक चित्रकला में भी कई कल्पनाएं छिपी हुई, उन कल्पनाओं को समझना होगा। इसमें मुख्य रूप से कोहबर जो बनाएगा, क्या बारीक पेंटिंग होगा, बारीक नहीं होगा। महिलाएं कोहबर बनाएंगे तो उनको पेंटिंग आता है बहुत नहीं। 0 नंबर का ब्रश लेंगे कि 1 नंबर का, कोई ब्रश नहीं लेंगे, उंगली से शुरू कर देंगे। ब्रश नहीं लेंगे, सीधे उंगली से शुरू कर देंगे। खूब होगा तो लकड़ी को चूर देंगे, बस कुछ दिए तो नाम कुचा है, आम का कुचा, आम का लकड़ी, बस सीधे यही, या बांस की लकड़ी, सीधे उसी से शुरू कर दिए, डिजाइन बन गए। बोलो इसमें बॉर्डर बनेगा कि नहीं, बॉर्डर बनेगा। तो इसमें बॉर्डर को बढ़िया से एक बॉक्स दूसरा बॉक्स तब चले। इसमें जो चित्र होंगे बहुत बारीक बनाना है। जल्दी बोलिए, नाक मुंह आंख भाव सब अच्छा से बनाना है, नहीं सिर्फ प्रतीकात्मक बनाना है कि समझ जाओ कि लड़का है या लड़की है। प्रतीक काफी है, प्रतीकात्मक चित्र।
अब इसमें अभी समझाएंगे तो मिथिला मधुबनी चित्रकला में थोड़ा हाई लेवल, बाद में धीरे धीरे लोग कॉपी किए तो कुछ कुछ घटते ही चला जाए। अब घटते घटते गांव तक में क्या हो गया, इधर देखोगे मगध वगैरह के क्षेत्र में भी कोहबर रूम रहे, वहां भी हल्के दीवार पर पेंटिंग होगी, लेकिन वहां प्रतीकात्मक में मधुबनी चित्रकला वाला कोहबर नहीं आया। वहां कुछ नहीं होगा, देखो प्रतीक में दिल बना देगा, फलाना वर्सेस फलाना हो गया, इतने में उसका होगा कि कोहबर रूम में लिखा गया। बाकी इनके कोहबर रूम अभी देखोगे तो बड़ा बेजोड़ कोहबर रूम आपको दिखाई देंगे। मधुबनी पेंटिंग का जो कोहबर रूम है ओरिजिनल जो है उसको आपको देखना है। सुनो, पहले इसको दिखा इसीलिए रहा है कि केवल देख लोगे तो तुम्हें विशेषताएं लिखने आ जाएगी। इसकी विशेषताएं है कि कोहबर में कभी भी हल्के रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ताकि जीवन में हल्कापन रहे ही नहीं। बात समझो, इसमें हमेशा गहरे रंग का प्रयोग है कि हमेशा गहराई के साथ जीवन जिए, हल्कापन ना रहे। तो इसलिए कोहबर में तुम देखोगे इधर गांव में भी अलता एकदम डीप रेड कलर का यूज कर दे, इसका विकृत रूप है। अब ऐसे हल्के रंग का यूज नहीं किया जाता कोहबर में। दूसरा, कोहबर में कहीं खाली जगह नहीं छोड़ा जाता, हर जगह कुछ ना कुछ भर देना ताकि जीवन भरा भरा रहे, खालीपन न लगे। तो इसके बहुत प्रतीक हैं और हमें उन प्रतीकों को समझना है। आपको बैठ के कोहबर रूम की नहीं, ये तो कल्पनाएं हैं। हम लोगों को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग में किन किन कल्पनाओं को उन लोगों ने सोचा है, ये ध्यान देना है। इसमें आप देखोगे तो प्रतीकात्मक है, महिला भी है, पुरुष भी है, यहाँ देख रहे हो मछली भी है, बांस का पेड़ होगा, इसमें और भी शेर हो सकते हैं, घोड़े बन सकते हैं। एक प्रतीक के रूप में सबका कुछ ना कुछ अर्थ, यहाँ मछली भी कुछ कह रहा है, यहाँ कुछ पेड़ है तो कुछ कह रहा है। ये सब ये नहीं कैसे ही बनाया हुआ, हर का एक अर्थ है और वही अर्थ को आपको लिखना है। धीरे धीरे आप देखो यही हल्का, इसमें ये भी मधुबनी चित्रकला का ही पार्ट है कोहबर का। देख रहे हो बॉर्डर बनाए गए, देख रहे होगे कि इसमें बांस का पेड़, केला का पेड़, ये सब बनाया गया। कई जानवर के भी चित्र बनाए जाएंगे। ये सब बहुत बारीक बना हुआ है क्या? कोई बारीक नहीं है, लेकिन कोहबर में खाली नहीं छोड़ना। किस लिए? संकेत क्या है? जीवन खाली खाली ना रहे, भरा भरा। हल्के रंग का प्रयोग नहीं करना है ताकि जीवन में हल्कापन न रहे, हमेशा भारीपन रहे, गहरे रंग से एकदम जीवन रंगा रहे, ये चीज है। अब देखो यही धीरे धीरे ये बिहार के दक्षिण में पहुंचते पहुंचते कोहबर ऐसा हो गया, फलाना संग फलाना, ये पेड़, एगो नारियल, ये धीरे धीरे ये हो गया। और जब ठेठ गांव में देखो बनाए सब कोई, लेकिन जैसे जैसे गया आप खुद देख रहे हो कितना डिप्रेशन, गिरते चला। और फिर आगे जब गया तो कई महिलाओं को भी सब बनाने नहीं आया, तो बस यहाँ को प्रतीक में दिल बना देंगे, बस वो छेद करके उधर कोई इधर, फलाना वर्सेस फलाना, कोहबर रूम तैयार। आपने देखा है? तो ये जो आप देख रहे हो, अब कितनी अच्छी बात है कि इसी पर बीपीएससी कहता है लिखो। आप कल्पना करके आराम से लिखेंगे। तो अभी हम लोग आज के क्लास में पहले इनके विकास की बात समझाएंगे, फिर भित्ति चित्रकला का एक पार्ट कौन है, कोहबर, इनके बारे में हम चल देंगे। अगले दिन गोसनी घर की सजावट, अरिपन और चेंजिंग, कल अंतिम क्लास होगा, कल मधुबनी चित्रकला खत्म। उसके बाद एक क्लास सिर्फ और लेंगे, मंजूषा चित्रकला, एक दो और लोकल चित्रकला करके, तब क्वेश्चन आंसर पर 1 से 2 क्लास हो। उसके बाद ये गारंटेड है, कितना भी अंदर तूफान आज, कला का एक क्वेश्चन कितना घुमा दे, तुमसे लिखा है। तो 3 क्वेश्चन बनाना है, एक की तो गारंटी होगी। इसी प्रकार 2 और रिजर्व कर लो, रिजर्व हो गया, फिर एकदम सुरक्षित हो गए तुम। चलिए तो इसमें लिख दीजिए मधुबनी चित्रकला का विकास लिख डैश, मधुबनी चित्रकला का विकास लिख डैश, मधुबनी चित्रकला का विकास लिख डैश, विकास लिख डैश। समझोगे? सभी लोगों को बढ़िया से ध्यान देना है, एक बार समझिए तो क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता चल गया कि क्या मधुबनी चित्रकला पेंटिंग हर समय बनाया जाता है? नहीं, इसका किसी खास आयोजन पर ही बनाया जाता है। आप घर के आगे रंगोली हर समय बनाते हो? नहीं, कोई पूजा रहे, कुछ विशेष उत्सव है तो बैठ के बनाते। रंगोली बनाने के लिए लड़कों को कहा जाता है कि लड़कियों, घर की बेटियों को कहा जाता है कि जाओ बना दो। लड़का की ड्यूटी नहीं है कि जाओ रंगोली बनाओ, तो ये लड़कियों की ड्यूटी है। तो ये विकास के क्रम में पुरुषों के द्वारा डेवलप है कि महिलाओं के द्वारा? महिलाओं के द्वारा डेवलप किया गया। इसका पहली शुरुआत कब है? राजा जनक ने जब सीता का विवाह किया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये सबसे बिहार की प्राचीनतम पेंटिंग में से एक, क्योंकि राजा जनक का मतलब है वैदिक काल, और वैदिक काल के समय से ही ये पेंटिंग चल रहा है। तो जितने भी तुम पेंटिंग पढ़ा, चाहे वो मौर्य काल का हो, चाहे पाल काल का हो, सब इससे पहले है कि बाद? सब बात। तो बिहार के प्राचीनतम ये हमारा पेंटिंग है मधुबनी चित्रकला। ये प्राचीनतम होने के साथ साथ बिहार में किन किन क्षेत्र में डेवलप किया, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर बिहार और दक्षिण नेपाल, जहां पे राजा जनक का क्षेत्र था, वहां सबसे पहले डेवलप किया। कुछ जगहों का नाम बता दीजिए, उत्तर बिहार के कुछ जिला जहां डेवलप है। तो मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, ये सभी जो बेल्ट देख रहे हो, ये सभी बेल्ट में बिहार में यहां से डेवलप किया। क्या आज के समय में यही है? जल्दी बोलिए। तो आज के समय में यह इस चौहदी से बाहर निकल के न केवल पूरे बिहार में बल्कि पूरे भारत में अपना पहचान बनाने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करो। आज जापान के वहां के लाइब्रेरी में मधुबनी चित्रकला को रखा गया है कि देखिए मधुबनी की महिलाओं की कल्पनाएं। आप अगर सीतामढ़ी ध्यान दीजिए, मधुबनी स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पूरे रेलवे स्टेशन को इस पेंटिंग से रंगा गया। भाई मधुबनी चित्रकला पूरे वर्ल्ड में है तो पूरे स्टेशन पर ही पेंटिंग हो। आपको विकास में लिखना होगा कि पटना में भी तुम देखोगे जो डीएम का आवास है, गांधी मैदान, वहां से लेकर जितने भी दीवार है चारों तरफ, वहां देखोगे मधुबनी पेंटिंग को बनाया गया। तो ये सब केवल बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो चित्रकला है, सोचो ये बिहार से शुरू हुआ और आज के समय में धीरे धीरे इसमें कई बदलाव है जिसको हम लोग चलेंगे। यह मिथिला के घर आंगन की कला है, इसीलिए इसको हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो अब इन बातों को लिखते हैं तो विकास क्लियर हो जाएगा। लिखिए मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बिहार के सबसे प्राचीनतम चित्रकला में से एक है, बिहार की सबसे प्राचीनतम चित्रकला में से एक है। इस चित्रकला का प्रारंभ, इस चित्रकला का प्रारंभ सीता के विवाह से, सीता के विवाह से, विवाह से जोड़ा गया है, सीता के विवाह से जोड़ा गया है। राजा जनक, राजा जनक के साम्राज्य, साम्राज्य अर्थात दक्षिणी नेपाल, अर्थात दक्षिणी नेपाल
और उत्तरी बिहार में यह चित्रकला सर्वप्रथम विकसित हुआ। मिथिला क्षेत्र के घर आंगन की यह चित्रकला है। मिथिला क्षेत्र के घर आंगन की यह चित्रकला है। घर आंगन की यह चित्रकला है, जिसके कारण इसे मिथिला चित्रकला कहा गया है। जिसके कारण इसे मिथिला चित्रकला कहा गया है। मिथिला चित्रकला कहा गया है। यह चित्रकला महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह चित्रकला महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें कल्पनाओं को प्रतीकों के माध्यम से रंगने का प्रयास किया गया। रंगने का प्रयास किया गया। रंगने का प्रयास किया गया। इसका निर्माण किसी विशेष आयोजन में किया जाता था। किसी विशेष आयोजन में किया जाता था। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा से प्रारंभ होने वाला यह चित्रकला पूरे बिहार के साथ साथ भारत की सीमा को लांघते हुए वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। चलिए, तो ये हम लोग देखें मिथिला पेंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। राजा जनक की बेटी सीता की कहानी से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उत्तर बिहार से शुरू करके फिर पूरे बिहार, भारत, उसकी सीमा से भी बाहर निकल के अंतरराष्ट्रीय ख्याति इसको प्रदान करेंगे। शुरुआत पहले कौन की है? महिलाएं। इस पेंटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? भित्ति चित्रकला। भित्ति मींस दीवार, और अरिपन मींस रंगोली। रंगोली दीवारों पर नहीं बनता, जमीन पर बनता है। तो जमीन वाला पेंटिंग है, दीवार वाला पेंटिंग। भित्ति चित्रकला में पहले कौन है? कोहबर। कोहबर के बाद हम लोग क्या देखेंगे? गोसनी घर की सजावट। गोसनी घर पूजा रूम है, और कोहबर ये वर और कन्या विवाह उपरांत जिस कमरे में पहली बार बैठते हैं उस रूम को हम लोग कौन कहते हैं? कोहबर रूम का। कोहबर रूम वहां हो गया। तो अब बताओ, कोहबर रूम में जो चित्र बनाए जाए वो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे? आरती उतारेगा, हाँ। तो कामुक प्रवृत्ति के होंगे कि धार्मिक होंगे? कामुक प्रवृत्ति के होंगे। बाकी गोसनी घर में, जल्दी बोलो, धार्मिक। पूजा रूम ना है, तो इसमें धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र होंगे। तो विशेषताओं पे अभी हम लोग चलेंगे। तो नीचे हेडिंग दो, भित्ति चित्रकला। नीचे हेडिंग दे दीजिए, भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला, भित्ति मींस क्या हो गया? दीवार। लिख दीजिए भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला के दो भाग हैं। भित्ति चित्रकला के दो भाग हैं। क में लिख दो कोहबर चित्रकला, और ख में लिखो गोसनी घर की सजावट। कोहबर चित्रकला और ख में गोसनी घर की सजावट। चलिए नीचे क देख लिखो कोहबर चित्रकला की विशेषताएं। कोहबर चित्रकला की विशेषताएं। कोहबर चित्रकला की विशेषताएं। चलो सुनते जाएंगे। एक पहले दो तीन विशेषताएं सुनेंगे और फिर हम लोग आराम से तीन तीन स्टेप में लिखते जाएंगे। ये सब आराम से सुनोगे तुरंत याद होते चला जाएगा। पहला नंबर तो हम लोग देखिए कि कोहबर चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं वे कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कामुक प्रवृत्ति के इसमें चित्र बनाए जाते हैं, इसमें कोई धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र नहीं होते। दूसरा, कोहबर घर में जो पेंटिंग की जाती है उसमें हल्के रंग का प्रयोग है कि चटक रंग का? तो इसमें चटक रंग का, गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? जीवन में हल्कापन कहीं ना रहे, एकदम जहां रहो भारी बन के रहो, इसलिए कलर ही भारी रहे। तो इसमें गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। गहरा रंग में बताओ उजला होगा? नहीं होगा। बोलो जल्दी, लाल होगा तो है, काला होगा, हरा होगा, पीला होगा। ये सब कलर जो देख रहे हो, इन कलर का मेन प्रयोग किया जाता है कोहबर। बोलो जो कोहबर बनाए जाते हैं उसमें अब बताओ बीच में खाली स्थान छोड़े जाते हैं कि नहीं? तो इसमें बीच में खाली जगह नहीं छोड़े जाते। अगर बनाए भी है, बीच में खाली भी है, तो वहां कोई सिंबल प्रतीक बना दीजिए। बीच में खाली है तो बांस का पेड़ बना दीजिए, केला का पेड़ बना दीजिए, कोई पक्षी उड़ा दीजिए, कुछ भी वो गोल चित्र बना दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए, वर्ग बना दीजिए। तो इसमें बीच में खाली नहीं छोड़ा जाता। क्यों? जीवन में खालीपन न हो। बोलो क्लियर है सबका? तीन तीन स्टेप में लिखते जा रहे हैं। तुम लोग, तुमको लगता है कोहबर रूम में दोस्त निकालने लगेगा कि ये दोस्त नजर आ रहा है। चलिए लिखिए, डैश के नीचे लिखो, लिखे कोहबर चित्रकला के अंतर्गत, कोहबर चित्रकला के अंतर्गत कामुक प्रवृत्ति के चित्र, कामुक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं। कामुक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं।
नीचे डैश देखे, इसमें चटक रंग का प्रयोग किया जाता है, चटक रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, काला। रंग मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं, रंग मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं दाम्पत्य जीवन, उसी में दाम्पत्य जीवन में कभी हल्कापन न हो, दाम्पत्य जीवन में कभी हल्कापन न हो, इस कल्पना से प्रेरित इस चित्रकला में, इस कल्पना से प्रेरित इस चित्रकला में हल्के रंग के प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इस चित्रकला में हल्के रंग के प्रयोग नहीं किए जाते हैं, हल्के रंग के प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं ये भी आपको लिख देना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि इस चित्रकला में सबसे बड़ी चीज क्या है कि केवल पेंटिंग नहीं है, इसमें कुछ प्रतीक है, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी सोच है, जिसको पेंट के माध्यम से बनाया गया। तो हमारे अंदर एक कल्पना है कि जीवन में कभी भी हल्कापन न रहे, इसलिए हल्का रंग कहीं नहीं होगा। नीचे डैश देके बताओ, क्या इसमें खाली जगह होगा? नहीं। क्यों? हाँ, जीवन खाली खाली झक मारते ना बीते, हर जगह भरा रहे। बात समझ रहे ना? तो लिख दीजिए, लिखे लिखे मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत यह कल्पना की जाती है, यह कल्पना की जाती है कि जीवन में कभी खालीपन न हो, कि जीवन में कभी खालीपन न हो, खालीपन न हो। इसके कारण रंगोली के चित्र, सॉरी रंगोली नहीं लिखना, कोहबर के चित्र, इसके कारण कोहबर के चित्र में कहीं खाली स्थान नहीं छोड़े जाते, चित्र में कहीं खाली जगह नहीं छोड़े जाते, कोहबर के चित्र में कहीं खाली जगह नहीं छोड़े जाते, खाली जगह नहीं छोड़े जाते। चलिए ध्यान दीजिए, आप अगर इन चित्रों को ठीक से देखोगे, एक तो है कि ओवरऑल खाली देखा तो लगा कि किचिर पिचिर बहुत सारा चीज, लेकिन ठीक से देखोगे तो इसमें पेड़ पौधे भी दिखेंगे, इसमें ठीक से देखोगे तो मछली भी दिखेंगे, मछली नजर आ रहा है सबको, इसमें ठीक से देखोगे तो हाथी भी दिखेंगे। कहां हाथी नजर आ रहे हैं? अच्छा यहाँ देखो हाथी नजर आ गया, हाथी दिखाई दिया सबको? तो हाथी घोड़ा ये प्रतीक है, ये नहीं समझना कि हाथी नजर आ रहा है तो हाथी ऐसी बना दिया। आपको अगली विशेषता यही है, इसमें जो कल्पनाएं हैं उनको प्रतीक चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसमें बनाया गया है शेर, शेर का भी चित्र बन सकता है। शेर किसका प्रतीक है? शक्ति का, शक्ति का प्रतीक है। हाथी और घोड़ा बनाया गया है, तो हाथी घोड़ा किस लिए? वैभव का प्रतीक है, धन दौलत वैभव भरा रहे, इसके लिए हाथी। हाथी और घोड़ा है कि एकदम धन दौलत भरा रहे, इसलिए चित्र में हाथी बना, घोड़ा बना, भले टेढ़े बना लेकिन सुंदर बना के लगे कि हाथी, प्रतीक है। अगला नंबर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट इसमें मछली, यह काम उत्तेजना का प्रतीक है। इसमें बांस का पेड़ अवश्य बनाया जाएगा। कोहबर में कुछ नहीं होगा तो कोई कोना में बांस का ब्रांच निकालना जरूरी। बांस कहीं भी किसी कोहबर में तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं बांस का पेड़ तुमको नजर आ जाएगा। सब में जिसमें भी तुम देखोगे तो बांस का पेड़ आपको सब कोहबर में दिखाई दे देगा। एक पार्ट है, और बांस का जो चित्र देख रहे हो यह प्रतीक है। बांस का मतलब वंश वृद्धि से जिनका कोहबर बनाया जाता है, कल्पना की जाती है कि इनके वंश निरंतर बढ़े, और इसीलिए वंश के प्रतीक के रूप में देखो बांस। तो ये सब जो चित्र देख रहे हो इन सभी चित्रों का है बांस, लेकिन है शेर, है हाथी, लेकिन सबका कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक अर्थ। अगला नंबर जल्दी बताओ, इनकी विशेषता हम लोग देखें। क्या बॉर्डर का प्रयोग है? बॉर्डर में दोहरे पंक्ति का प्रयोग किया गया है। क्या इसमें ज्यामितीय संरचना का प्रयोग है? जल्दी बोलिए। ज्यामितीय संरचना का मतलब अगर ठीक से देखोगे तो त्रिभुज, आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज सब है। जितना तरह के पढ़े हो ज्योमेट्री में सब मैच हो जाए, तो इसमें ज्यामितीय संरचना का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। तो ये बताओ, ये तीन प्रॉपर्टीज फिर क्लियर है सबका? ना लिख दीजिए। हाँ, केला भी मांसलता का प्रतीक है, तो इसलिए केला मांस का प्रतीक है, मांसलता का प्रतीक है, तो ये प्रतीकात्मक में हम लोग का इसमें चलेगा। तो लिख दीजिए इसमें, नीचे डैश देके लिखते हैं। मधुबनी चित्रकला में, मधुबनी चित्रकला में, मधुबनी चित्रकला में चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कल्पनाओं को उकेरित, कल्पनाओं को बनाया जाता है, कल्पनाओं को रंग दिया जाता है, कल्पनाओं को रंग दिया जाता है। इसमें इसमें पशु पक्षी वृक्ष, पशु पक्षी वृक्ष के चित्र विभिन्न प्रतीकों के लिए प्रयुक्त होते हैं, विभिन्न प्रतीकों के लिए प्रयुक्त होते हैं, विभिन्न प्रतीकों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे शेर का चित्र समृद्धि, शेर का चित्र समृद्धि, शक्ति का, तो शेर का चित्र शक्ति। हाथी घोड़ा, कमाल का, हाथी और घोड़ा समृद्धि और वैभव, हाथी और घोड़ा समृद्धि और वैभव। मछली काम उत्तेजना, मछली काम उत्तेजना। केला मांसलता, केला मांसलता। बांस, बांस वंश वृद्धि, वंश वृद्धि के प्रतीक हेतु निर्मित किए जाते हैं,
वंश वृद्धि के प्रतीक हेतु निर्मित किए जाते हैं। नीचे डैश देखिए, इस चित्रकला में दोहरे बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। दोहरे बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। दोहरे बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। नीचे डैश देखिए, इसमें विभिन्न ज्यामितीय संरचना भी निर्मित किए जाते हैं। ज्यामितीय संरचना भी निर्मित किए जाते हैं। अगला दो तीन और देख लो। इतना देखो, परीक्षा में ये सब कुछ रटने वाला चीज है जी। इसको सिर्फ तुमको पेंटिंग इसलिए बैठ के दिखाते हैं, जब तक नहीं देखेगा तब तक बात ही नहीं समझे। एक बार जहां समझ गया है, दो बार पढ़ लिया, परीक्षा में अपने कलम चलेगा इसमें। अब जरा ये बताओ, इसको बहुत बारीक ढंग से बनाते हैं कि नहीं? नहीं, इसको मोटे स्तर पर बनाया जाता है। नाक, मुंह, आंख, कान, ये सब बनाने पर बहुत बल दिया जाता है? नहीं। तो इसमें बहुत चित्र बारीक ढंग से नहीं बनाए जाते, केवल सांकेतिक चित्र होता है। केवल संकेत है कि ये देखो महिला है, ये पुरुष है, इस संकेत के लिए चित्र है। इसमें कोई अनुपात सही होता है क्या? कितना बड़ा चेहरा है तो आंख कितना बड़ा होगा? नहीं। कितना बड़ा आंख निकल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। दिख रहा है, ये प्रतीक है कि पुरुष है, प्रतीक है कि महिला है, मुंह इतना बड़ा होगा, में आंख कितना बड़ा है, नाक उठा हुआ है कि बैठ गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, आओ भाव, ये लोग महिला का देखो, नाक कितना भयंकर हो गया है, मुंह कैसा टेढ़ा हो गया है। तो ये जो तुम देख रहे हो, तो चित्रकार ये नहीं देखता है कि हमको बहुत बारीक ढंग से बनाना, जैसा बने बस पहचान आपको होनी चाहिए कि हाँ ये चीज है, तो वही हम लोग देखें। अगला नंबर, ये बताओ, क्या इसको ब्रश से बनाते हैं? नहीं। कैसे बनाते? तो वेरी गुड, इसको हम लोग बांस या आम की लकड़ी से बना सकते हैं, या इसको उंगली से भी डायरेक्ट शुरू हो सकते हैं। कई जगह है कि बांस से शुरू किए, नहीं रंग चढ़ रहा है तो फेंको, सीधे डायरेक्ट शुरू कर लेते। बात है ना? तो ये डायरेक्ट वाला सिस्टम है। तो लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश दो। कपड़ा से तुम्हारा अनुभव है तुमको, बनाया कवर का एक दो, कपड़ा से बनाएगा कवर। नीचे डैश तक लिखिए, लिखे इस चित्रकला में चित्र बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाए जाते। चित्र बहुत बारीक ढंग से नहीं बनाए जाते। आंख नाक कान बहुत ही आनुपातिक ढंग से प्रदर्शित नहीं होता है। आंख नाक कान बहुत ही आनुपातिक ढंग से प्रदर्शित नहीं होता है। बहुत ही आनुपातिक ढंग से प्रदर्शित नहीं होता है। आनुपातिक ढंग से प्रदर्शित नहीं होता है। चलिए नीचे डैश देखिए, चित्र बनाने के लिए बांस या आम की लकड़ी या उंगलियों के प्रयोग किए जाते हैं। उंगलियों के प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आपको अगर कोहबर पर रहे लिखने के लिए कोहबर चित्रकला, तो क्या बढ़िया लिख सकते हो सब ना। अब तब चलेगा गोसनी घर, उसके बाद चलेगा अरिपन, और तब परिवर्तन। कल इसको काम खत्म कर देंगे, तो कल मधुबनी चित्रकला आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? देखो धीरे धीरे अभी कम लगेगा, जब परीक्षा हॉल में बैठोगे ना, संकट काल आएगा, तो यही सब फोटो दिमाग में घूमेगा। जैसे आएगा मधुबनी चित्रकला का, एकदम फोटो देख रहा है, सीन याद आ रहा है, कलम चलने लगेगा, बिना रटे ऑटोमेटिक चलेगा। समझे हुए तो दिक्कत नहीं होगा, रट के सब विषय नहीं ठीक हो सकता। और अगले क्लास में हम लोग इसको लास्ट करेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक।